आप लोगों का फेवरेट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। हमने कल थोड़ा सा किया था चालू, काफ़ी कुछ लिखा है इसके अंदर। ठीक है, हमने कहा था किया था सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। कहाँ तक किया था? सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। चलो, अब नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज ध्यान देना, स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। चलो, स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी सुन लेना। अच्छा है, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता है। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब वेरिफिकेशन। यहां पर क्या बोलते हैं मालूम है क्या? कि आप वेरिफिकेशन करोगे क्या कभी भी? यस। तो आप वेरिफिकेशन जब कब कर सकते हो मालूम है? जब आपके पास है ना रिलेटेड डेटा होगा। रिलेटेड डेटा, सर रिलेटेड डेटा का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल सुनो ना, आप डेटा लेने गए, पूछा मैडम बताओ आपका एज कितना है, तो उन्होंने बोला कि सर मेरा एज है एग्जाम्पल एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 24 मेरा एज है। मैंने बोला ओके बताओ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उन्होंने बोला कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1996। क्या आप लोग ये दोनों देख के बता सकते हो क्या कि इंफॉर्मेशन गलत है? हाँ सर, 1996 के हिसाब से, एक मिनट जरा कैलकुलेटर यूज कर ही लेता हूँ। मैडम का एज होना कितना चाहिए था मालूम है? 28 ईयर्स। अच्छा, और एक है, मैडम का एज है 24, मैडम का फोन नंबर है 12345678, ऐसा उन्होंने अपना नंबर दिया है। तो मुझे बताओ ये फोन नंबर जो है ये सही है कि गलत है? ये एज देख के पता लगा सकते हो कि नहीं, हाँ या ना? कैसे पता लगाते हो? भी बोले, वेरी गुड। हाँ, अच्छा एक मिनट। अच्छा मैडम, एज है 24, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ले लो, बताओ एज देख के बताओ ये सही है क्या उसका नंबर? तो एज देख के उसका नंबर सही है कि गलत है मालूम पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं, लेकिन कैनाई से जब आप ये दो डेटा देखते हो तो मालूम पड़ता है क्या क्या गलत है। क्यों मालूम है? क्योंकि यहां पर जो दोनों डेटा है ना वो कौन सा डेटा है? रिलेटेड। और यहां पर नॉट रिलेटेड। क्लियर? थोड़ा समझ में आया? अब यहां पर जरा देखो क्या बोला है। चलो लेट्स कंटिन्यू। स्क्रूटिनी मैडम, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब क्या है? स्क्रूटिनी का मतलब चेकिंग, स्क्रूटिनी करना। बट उन्होंने क्या बोला मालूम है क्या? स्क्रूटिनी करने के लिए आपको दो डेटा ना कैसा चाहिए मालूम है? इधर 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 इधर, रिलेटेड चाहिए। रिलेटेड मतलब, मैंने जब इनको पूछा सानिया के आपका एज बताओ, उन्होंने बोला सर 24। और जब डेट बोला, डेट बताओ, डेट ऑफ बर्थ, तो उन्होंने बोला 1 जुलाई 1996। ये सही है कि नहीं है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसके हिसाब से एज है ना ज़्यादा है, 28 है, तो झूठ बोला। तो कहना से हम लोग स्क्रूटी नहीं कर पा रहे डेटा का। हाँ, अच्छा और एक सिचुएशन, सानिया के एज इज 24 और सानिया ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 7304, ऐसा करके एक नंबर दिया है। अब मुझे बताओ ये नंबर गलत है कि सही है, मालूम पड़ेगा कि नहीं उसके एज से? आंसर इज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये डेटा में कोई कनेक्शन ही नहीं है। स्क्रूटिनी करने के लिए दो डेटा कैसा चाहिए? रिलेटेड। ओके,
अब आगे करते हैं शुरू करते हैं अब टॉपिक. Since the statistical analysis are made only on the basis of the data, it is necessary to check whether the data under consideration are accurate as well as consistent. Accurate as well as बोलो accurate as well as. Okay, highlight करो. स्क्रूटिनी मतलब एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट. एक्यूरेसी मतलब सही और कंसिस्टेंट मतलब ये होना चाहिए था. नो हार्ड एंड फास्ट रूल कैन बी रेकमेंडेड फॉर द स्क्रूटिनी ऑफ डेटा. कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि इस तरीके से आपको स्क्रूटिनी करना है. वन मस्ट अप्लाई इज, ओ माय गॉड क्या बोल दिया, इंटेलिजेंस, पेशेंस, experience while scrutinizing the given information. Errors in the data may creep in while writing or copying the answer on the part of the enumerator. A keen observer. एक मिनट ये क्या बोला, गलती हो सकता है एन्यूमरेटर में लिखने से भी. मतलब अगर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर लिखा है 9 डिजिट का, तो कैनाई से वो देख के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब वो बोलते हैं कि स्क्रूटिनी करना मतलब आंख खोल के चेक करने का डेटा को. A keen observer can easily detect the type of error. Again, there may be two or more series of figure which are in some way or other related to each other. Underline कर लो, related to each other, two or more series. If the data of all the series are provided, they may be checked for internal consistency. ये इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या? व्हाट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी? इसको जो चेक कर रहे हैं ना हम लोग, उसको ही बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी. मतलब डेटा इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब क्या, कि जो ऑलरेडी एक गिवन सेट ऑफ डेटा है उसके साथ ये मैच होता है कि नहीं होता है. जैसे कि अगर एक का एज है इतना, तो डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए. क्या ये मैच होता है? तो ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना. ओके, एन एग्जांपल, इफ द डेटा फॉर पॉपुलेशन एरिया एंड डेंसिटी फॉर सम प्लेसेस आर गिवन, देन वी मे वेरीफाई दे आर इंटरनली कंसिस्टेंट बाय. ओके 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 ओके, आगे हम लोग अभी बस हो गया इसमें. अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार जरा रिवाइज कर ले क्या 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 किया था. आ जाओ, स्टार्टिंग से आ जाओ. काफी कुछ रंग बिरंगीन किया है यहां पर. ओके, सबसे पहला क्या था हमारा, बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो. सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दो डेफिनेशन थे, हाँ या ना. सबसे पहला प्लूरल और एक सिंगुलर. प्लूरल में एनी डेटा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. यहां पर लिख दो न्यूमेरिकल. एक एमसीक्यू में था ना इसके लिए. और दूसरा सिंगुलर मतलब साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा. ओके, स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट हिस्ट्री में चलते हैं. हिस्ट्री में ओरिजिन, ये वर्ड कहां से आया, ये शब्द कहां से आया है. लैटिन वाले बोलते हैं हमारे पास से आया है, हमारे पास से चुराया गया ये वर्ड है. और हमारे पास कौन सा वर्ड था, स्टेटस, बराबर ना. और लैटिन में होता है लोटस. क्लियर. इटालियन पास्ता तो स्टैटिस्टा. जर्मन ब्रेड स्टिक. और सोचते रहे कि सर कौन सा लेक्चर चल रहा है, क्या चल रहा है, तो स्टैटिस्टिक. फ्रेंच में बारबेक्यू, बराबर, तो स्टैटिस्टिक. ओके, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पब्लिकेशंस. पब्लिकेशन 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 में कहा गया, हाँ, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, बराबर है. किसका रिकॉर्ड मेंटेन किया था, बर्थ एंड डेथ रेट. और दूसरा अबू फैजल एन.आई. अकबरी, किसका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर. और उसके बाद फर्स्ट सेंसस इजिप्ट. ओके, ठीक है.
उसके बाद हमने देखा था कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर है सर, इसका यूज सभी जगह पर है, इकोनॉमिक्स हुआ, बिजनेस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सब जगह पर यूज है। ओके चलो आगे लिमिटेशंस का बात करते हैं। लिमिटेशंस में हमने देखा स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ व्हाट, एग्रीगेट। सेकेंड वाला यहीं पर ध्यान दे दो, स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विथ क्वांटिटेटिव, ओनली विथ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ बोथ, कंसर्न्ड विथ, यहां पर कंसर्न्ड विथ क्वांटिटेटिव लिखा है ना, और एमसीक्यू है, लोग वहीं पर 50 सवाल पूछते हैं मालूम है, एक एमसीक्यू है अपने उसमें, कंसर्न्ड विथ व्हाट, लोग ये पढ़ते हैं और बोलते हैं कि सर क्वांटिटेटिव होना चाहिए था, सोल्यूशन में लिखा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, गलत है क्या, ना गलत नहीं हो, सही है। ओके, फ्यूचर प्रोजेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सम कंडीशन, इफ द कंडीशन इज फेल्ड द प्रोजेक्शन विल फेल। ओके, रैंडम सैम्पलिंग लगता है, और रैंडम सैम्पलिंग के लिए आप एक्सपर्ट का एडवाइस ले लो। नेक्स्ट था हमारा डेटा। डेटा क्या होता है, एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। उसके अंदर हम लोग ने देखा था वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वैल्यू वेरी, वेरी उसके अंदर दो आता है, कौन सा दो, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली एग्जाम्पल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ, ओ भाई साहब, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो वो भी क्या हो गया, डिस्क्रीट, बिकॉज इट कांट टेक एनी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल, एनी वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन इंटरवल, इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 2 गिवन इंटरवल। बराबर है मैडम। हेयर्स क्या है, नंबर ऑफ हेयर्स, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, बहुत सारे हेयर्स, बहुत सारे, डिस्क्रीट बहुत सारे, गिन ही नहीं सकते, डिस्क्रीट ही है, ये समझ गया ना सबको। ओके, और ये भी बता दिया था आपको कि कैश फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सैलरी वगैरह आया तो क्या समझना है आपको, डिस्क्रीट। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, कमर्शियल लैंग्वेज में, कमर्शियल टर्म्स में, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस मतलब टर्नओवर। वेरी 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 गुड। कहना है से वो पूरा डेटा यहां से रिवाइज हो जाएगा। प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ प्राइमरी डेटा कलेक्टेड। प्राइमरी को कलेक्ट करना पड़ता है, सेकेंडरी के लिए सोर्स होता है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, 4। कौन से 4 मेथड है, इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, हाँ कैसा कैसा सवाल पूछ रहा था। ओके, इंटरव्यू मेथड में 4, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। अच्छा डिटेल में नहीं जा रहे, याद है, कोई बेटर, कोई के कहाँ कहाँ यूज होगा इसके ऊपर क्वेश्चन था। ओके, मेल्ड क्वेश्चनियर लिख के मेल करते थे, यहां पर नॉन रेस्पॉन्स सबसे ज्यादा होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड मालूम है ना, वेट के लिए बुलाया था वेइंग मशीन पे। ओके, और क्वेश्चनियर फील्ड भाई ये तो तुम लोग कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल सोर्स, गवर्नमेंट का सोर्स, प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट, और उसके बाद और एक था ओहो अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। मतलब इवन दो ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, बट एनसीईआरटी का बुक थोड़ा सा एक माना गया कि ये अच्छा है, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोर्स। डन है। फिर आज हम लोग ने देखा कि स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, तो स्क्रूटिनी ऑफ डेटा मतलब यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब यहां पर हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है, और वो चेक करने के लिए दो डेटा कैसा होना चाहिए, रिलेटेड। दो डेटा कैसा होना चाहिए, रिलेटेड। वेरी 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 गुड। अब चलते हैं हम लोग किसके तरफ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। पहले तो सवाल समझा दो, ये सवाल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बोलो बोलो।
डेटा को सॉर्ट करना। क्या फायदा होगा इससे, सॉर्टिंग करने से क्या फायदा होता है? हाँ, वो लिपसिंग वाले मैडम बोलो, बोलो एक कुछ तो बोला आपने, बोला ना कुछ तो। हाँ मुझे भी आया, उसने ऐसा किया बट पकड़ नहीं पाया मैं, इतना फास्ट किया उसने। बोलो बोलो बोलो, क्या फायदा होता है? ऐसा कुछ फायदा ही नहीं है, क्या टाइम पास करते हैं लोग, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक लिख दिया उसके बारे में। जैसा डेटा दिया वैसा कचरे जैसा रखो ना। जैसे एग्जांपल जाने दो सब, आपका कबर्ड इमेजिन करो, वार्डरोब। अब रियलिटी कुछ और होगा बट इमेजिन कर लो कि सब ऑर्डर में रखा है। वाइट कलर का, जैसे मेंस का शर्ट अलग, टी शर्ट्स अलग, शॉर्ट्स अलग, जीन्स अलग, पैंट अलग। क्या फायदा है ये इतना सॉर्ट करके रखने का? क्या फायदा है? कुछ फायदा है क्या? बोले नहीं फायदा नहीं है। वाप हाँ, टाइम सेव कैसा होता है? ढूंढना नहीं पड़ता है, तुरंत मिल जाता है, तुरंत दिखने में आता है। अगर ऐसे ही करके जो रियलिटी है ना, रियलिटी है, जो हाथ डाला वो मिला, ओके आज ये है क्या इसका दिन, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ चीज अरे बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, वो कहाँ तो छुपा हुआ है, मिल ही नहीं रहा है। तो क्या होता है ना कि सॉर्ट करने से आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो डेटा का। अगर आपको कोई चीज टेबल के फॉर्म में लिखा है, टेबल के फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, on the basis of characteristics under consideration into number of groups or classes according to the similarities। according to similarities मतलब जो सेम सेम है वो एक जगह, जो सेम सेम है वो एक जगह, जो सेम सेम है वो एक जगह। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं। इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रिटेड, इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रिटेड। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अच्छा बाद में आप लोग हाईलाइट एक साथ करना, आप लोगों को बोलूंगा अब हाईलाइट कर लो तो एक साथ ही कर लेना। इधर देख लो, एक मिनट शॉर्टकट ही लिखता हूं। सान्या, आप कौन? एक मिनट, ज्योति, रिया, ठीक है। एक मिनट सब लोग का ध्यान रहेगा, मैडम देख लो ना प्लीज। सान्या को पेपर 1 में मिला 80, ज्योति को पेपर 2 में मिला 40, रिया को पेपर 3 में मिला 65, सान्या को पेपर 2 में 41, रिया को पेपर 2 में 48, ज्योति को पेपर 1 में 46। अच्छा चलो ना, मैं ऐसा डेटा दे रहा हूं, तो क्या आप बता सकते हो कि टोटल कितना हो गया सान्या का, कितना पासिंग है? कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सेम रिया का, सेम ज्योति का। बट अगर इसको इस तरीके से लिख के देंगे, सान्या, ज्योति, रिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और ऐसा लिखा होगा, तो कहना से आपको समझने के लिए भी आसानी हो जाता है। तो ये जो काम किया ना, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफाई करने से क्या होता है जरा बताओ? समझ में आता है कि वो लिखा क्या है, इजीली अंडरस्टूड, एंड हम लोग कोई ना कोई कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, पास हुआ नहीं हुआ। तो इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रिटेड। दूसरा, कंपैरिजन इज पॉसिबल। कहना से हम एक दूसरे को मार्क्स को भी कंपेयर कर सकते हैं वहां पर, अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हुआ है तो, ठीक है। तीसरा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जाता है। चौथा, जब टेबल बनाएंगे, एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स। जैसे कि एग्जाम्पल,
जब इन्होंने एग्जाम लिखा था तो मैंने क्या बोला था एक पर्सन को कि मुझे ना एक एक्सेल बना के दे दो आप, और एक्सेल में क्या क्या लिखना, जो भी पेपर में डिटेल लिखा हुआ है ना टेस्ट के पेपर में, वो सब लिख देना, उनका नाम भी हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो, सब लिख देना, क्योंकि कल मुझे अगर उसको डिस्कस करना है तो उधर मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा था, उनका शॉर्ट में एड्रेस भी लिखा था, बट मुझे पता एड्रेस काम का है क्या अगर डिस्कशन करना है तो, बिल्कुल नहीं। तो कहना है, जब मैं सॉर्ट करता हूं तो जो अननेसेसरी का चीज है क्या कर देता हूं, उसको हटा देता हूं, एलिमिनेट करता हूं। आप अपने वार्डरोब से भी इमेजिन कर सकते हो, जो चीज अननेसेसरी का है, अरे ये तो साइज छोटा हो गया है, क्या करोगे, रखोगे उसको, देख याद है ऐसा रखोगे उसमें कि इसको निकाल दोगे कबर्ड से, अपने निकाल देंगे ना। तो वैसे ही यहां पर भी वही बोला है कि आप अननेसेसरी के चीजों को क्या करते हो, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। क्लियर यहां पर? ओके। सो यहां से यहां तक क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव। ओके, एक मिनट, पहले मैं यहां पर लिखूंगा। क्या हर चीज, हर थियोरी को लिख लिख के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा, वो थियोरी रीड करते करते ना थोड़ा बोर्डम हो जाता है। तो जरा लिखते इधर, मेरे साथ लिखो आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है, इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रीटेड। सेकंड, सर कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्ड, कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। फोर्थ, एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स। एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल। क्या ये क्लियर हो चुका है आपको? ओके। अब आगे क्या बोला है, डेटा में बी क्लासिफाइड एज। सुनो ना, समझाता हूं मैं। किसी ने कभी टैली में काम किया है क्या? नहीं किया किसी ने भी? ओके, मैं बताता हूं। आप लोग इमेजिन करो, टैली में ना परचेजेस का ना सब एंट्रीज बुक्ड है, एंट्रीज परचेज का। परचेज में क्या बुक होगा, जिस किससे हमने गुड्स खरीदा है। अब मैंने ना परचेज रजिस्टर निकाला ना, तो इमेजिन करो 500 लाइंस आ गए, 500 लाइंस आ गया। 500 लाइंस, ए से खरीदा, बी से खरीदा, सी से खरीदा, डी से खरीदा, अलग अलग अमाउंट के आ रहे हैं, ऐसा 500 लाइंस है। और टोटल परचेज है ना 50 लाख का परचेज किया है। अब मुझे कुछ एनालिसिस करना है। अगर मुझे कुछ एनालिसिस करना है तो ऐसा लग रहा नहीं है क्या कि डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा, या हाँ या ना, डेटा को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई। सर ये क्लासिफाई आप कैसा कर सकते हो, सुन लो। क्लासिफाई में कर सकता हूं, क्वार्टर वाइज कर लो। पहले क्वार्टर का टोटल परचेस कितना है, सेकेंड क्वार्टर का परचेस कितना है, थर्ड क्वार्टर का परचेस कितना है, फोर्थ क्वार्टर का परचेस कितना है। क्यों सर आपने ऐसा क्वार्टर वाइज क्यों किया? क्योंकि लिए क्या है ना, सेकेंड क्वार्टर ना, सेकेंड क्वार्टर में कौन सा मंथ आता है, बोलो 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 बोलो। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर में कौन सा मंथ आता है? अगर अप्रैल फाइनेंशियल ईयर है तो फर्स्ट इज अप्रैल मई जून, सेकेंड इज जुलाई अगस्त सितंबर। मेरे को मालूम है सेकेंड क्वार्टर में ना बहुत ज्यादा परचेज हुआ होगा। क्यों सर ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि लिए ना दिवाली आता है, दिवाली। तो जब भी दिवाली आता है ना, तो दिवाली के पहले ना सारे ऑर्गेनाइजेशन का ना जो बिजनेस है उनका परचेज ना बहुत होता है। गारमेंट, अपना तो गारमेंट का बिजनेस है, और गारमेंट के बिजनेस में ना हम लोग ने बहुत कपड़े खरीदे होंगे।
तो दिवाली का लोग शॉपिंग करने आएंगे, तो नॉर्मली अगर एग्जाम्पल हम लोग ने 12-15 लाख का जनरली अगर हम लोग मटेरियल खरीदते हैं, तो दिवाली के लिए ना हम लोग ने 60-70 लाख का तो माल ले लिया है। समझा कि नहीं समझा? ओके। सो मैं डेटा को कैसे अरेंज करूंगा मालूम है? टाइम वाइज, टाइम सीरीज वाइज। टाइम सीरीज वाइज मतलब क्वार्टर वाइज। अब सुन लो ना, हो सकता है जो डेटा है ना, जो मेरा परचेसेस है ना, वो मैं अलग अलग वेंडर से लेता हूं। जो मुझे शर्ट या टी शर्ट सप्लाई करता है ना, वो पुणे से भी सप्लाई कर रहा है, वो कर्नाटक से भी सप्लाई करता है, साउथ भी हब है कपड़े का, तो कर्नाटक से सप्लाई हो रहा है, लुधियाना भी हब है, लुधियाना से भी सप्लाई होता है, दिल्ली से भी सप्लाई होता है। अब मुझे क्या जानना है मालूम है? कि एरिया वाइज उसको सॉर्ट कर दूं मैं। तो एरिया वाइज भी करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा ना कि कहां से मैंने कितना ज्यादा परचेस किया है, किससे परचेस कम किया है। ओके, सो यहां पर एरिया वाइज भी किया जा सकता है। अच्छा, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा, इसका मतलब यहां पर जो मैं अरेंज करूंगा ना बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, सर मतलब प्रोडक्ट वाइज कर दूंगा। अच्छा, जो मैं बेच रहा हूं ना, फुटवेयर मतलब शूज, अपैरल्स मतलब टी शर्ट्स, शर्ट्स, वो सब आ गया। तो मुझे देखना है कि जो टोटल मेरा परचेजेस है, परचेज रजिस्टर निकाला है, तो मैंने कितने का फुटवेयर परचेस किया, कितने का अपैरल परचेस किया है। ये आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब कि मैंने क्या किया मालूम है? टोटल जो परचेस है ना 50 लाख का मेरा, अच्छा 5 लाख के अंदर कितने लोगों से खरीदा है, 5 to 10 लाख में कितने लोगों से खरीदा है, 10 to 20 कितने लोगों से खरीदा है, 20 से 25 कितने लोगों से खरीदा है। तो मुझे देखना है कि किसका बिल ज्यादा है, किसका बिल अमाउंट ज्यादा है। तो कहना ही से आपका ये क्लासिफिकेशन है ना, चारों में से कोई भी एक मेथड से हो सकता है, चारों में से कोई एक मेथड से हो सकता है। तो मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं क्रोनोलॉजिकल, नाम याद रखना, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। इसका मंथ है, इसका मीनिंग है मंथ वाइज बोलो, क्वार्टर वाइज बोलो। ये क्लियर हो गया? इस तरीके से अरेंज करना। ज्योग्राफिकल मतलब, ये बोलो ना, ज्योग्राफिकल मतलब हाँ, एरिया वाइज, एरिया बोलो, रीजन बोलो। मैंने तो स्टेट चेंज करके बताया, अगर आप विद इन स्टेट ही बहुत लोगों से लेते हो तो आप वैसा भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, सेल्स रजिस्टर को भी आप कोई भी रजिस्टर ले लो, सेल्स रजिस्टर। अब मुझे क्या जानना है, सुन लो ना, जैसे बिजनेस में ना ये लोग करते हैं ऐसा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि अच्छा मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से ज़्यादा आते हैं, मेरे एरिया के ज़्यादा आ रहे हैं कि बाहर से ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए वो लोग जो अरेंज करते हैं, वो लोग कैसा अरेंज करते हैं? जोग्राफिकल वाइज। और जोग्राफिकल वाइज में दूसरा ये वाला नाम तो अच्छे से याद कर लो, स्पैटियल सीरीज डेटा। क्लियर? क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स, और क्वांटिटेटिव मतलब इट्स वेरिएबल। क्या ये क्लियर है? तो प्लीज पहले इतना मार्क कर लो आप लोग फटाफट एकदम। ओके, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम, टाइम के बेस पे अगर डेटा को बांटा जाए तो कैन आई से दे आर नोन एज टाइम सीरीज डेटा। ओके, जैसे आईसीआई करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, बराबर है, तो वो कौन सा डेटा होता है? टाइम सीरीज। ठीक है, डेटा अरेंज्ड रीजन वाइज, रीजन वाइज तो कौन सा है? वो ज्योग्राफिकल डेटा। नेक्स्ट पैरा, डेटा क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सर एट्रीब्यूट्स मतलब हाइट, वेट, प्रॉफिट, सैलरीज, ये वेरिएबल है ना। अच्छा हाँ, एट्रीब्यूट्स ऊपर लिखा है, मैं वही बोला ये ऐसा कैसा आ गया।
डेटा ऑन नेशनैलिटी, जेंडर, स्मोकिंग, उसके हिसाब से रहा तो क्या हो गया ये क्वालिटेटिव। इधर चाहिए तो एग्जाम्पल लिख दो, जेंडर के हिसाब से अगर आपने एलोकेशन किया तो। हाइट, वेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, डेटा में बी फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। The qualitative as well as quantitative data belongs to the frequency group, whereas time series data and geographical data belongs to non frequency group। इसको प्लीज मार्क कर लो और लिख दो यहां पर MCQ। सर क्या MCQ है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग्स टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी ग्रुप। और टाइम सीरीज डेटा एंड जोग्राफिकल डेटा बिलोंग्स टू, एक मिनट, टाइम सीरीज एंड जोग्राफिकल, टाइम सीरीज एंड जोग्राफिकल बिलोंग्स टू नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। बराबर ना? ये दोनों बिलोंग्स टू नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। और कैन आई से ये दोनों बिलोंग्स टू, सर ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी ग्रुप, नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप? आएगा धीरे धीरे आएगा, आगे आने वाला है। चलो, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप लोग ने ये यहां तक कर लिया है क्या, लिख लिया है क्या? चलो, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट वी कंसीडर द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, डेटा को आपने क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई किया, सुन लो ना, क्लासिफाई किया, क्लासिफाई, क्लासिफाई मतलब, क्लासिफाई मतलब अरेंज। कैसे अरेंज किया? चार तरीके बताए आपको अरेंज करने के लिए। कौन सा चार तरीका है? ये बोलो ना। एक तो टाइम के बेस पे अरेंज कर दो, एरिया के बेस पे अरेंज कर दो, या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अच्छा, ऑर्डिनल, कोऑर्डिनल, वो दूसरा भी नाम याद रखना उसका। ओके ओके। एक बार डेटा अरेंज कर दिया, उसके बाद उसको प्रेजेंट भी तो करना पड़ता है। अब प्रेजेंटेशन के चार तरीके, प्रेजेंटेशन के चार तरीके सुन लो ना। शुरू करने से पहले कुछ डिस्कस कर ही लेते हैं, सुन लो। कौन से, सॉरी, तीन तरीके। कौन से तीन तरीके लिखे हुए दिख रहा है? टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। आप लोग सोचो क्या होगा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मतलब क्या? हाँ, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा, टेक्स्ट फॉर्म में लिखा होगा, टक 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 टक। क्या प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा होगा ना पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा तो? हाँ बोलते हैं मैडम, अच्छा होगा ना? ना बोलते हैं। क्या होगा आपको के हिसाब से, अच्छा होगा कि नहीं होगा? बेटर होगा ना पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है तो। किसी को कुछ लग रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम? वेरी 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 गुड। एनालाइज करने को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा चीज, और वही चीज अगर एक टेबल के फॉर्म में लिखा होगा। बोलो कहां पर ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो? टेबल। टेबल के फॉर्म में फटाफट मालूम पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। ये क्लियर है क्या? ओके, सुनो ना, टैबुलर तो समझ ही गया। तीसरा डायग्रामेटिक। तीसरा कौन सा है? डायग्राम के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। सबसे अच्छा सुन लो ना, एनालिसिस करने के लिए कौन सा वाला बेटर है? एनालिसिस करने के लिए कौन सा बेटर लग रहा है, मतलब जो तुरंत मालूम पड़ेगा देख के? डायग्राम। लेकिन आपको मैं बताऊं सबसे बेस्ट मेथड कौन सा मालूम है? बेस्ट कौन सा है तीनों में से? सबसे बेस्ट मेथड, आंसर इज टैबुलर। क्यों मालूम है? टैबुलर में ना एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा। सर वापस एक बार बताओ ना, कैसे एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा? क्या, क्यों ऐसा आप बोल रहे हो इतना? क्यों इसका साथ दे रहे हो?
सान्या, ज्योति, रिया। एग्जाम्पल 10 मार्क्स। 12.65 मार्क्स। 20 मार्क्स। मैं प्लॉट कर रहा हूं। 10, 15, 20। तो एक का 10 तो प्लॉट हो गया, दूसरे का 20 भी सर अच्छा लग रहा है, बट यहां पर देख के मालूम पड़ रहा है क्या ज्योति को मार्क्स कितना है? थोड़ा सा डायग्राम में क्या हो जाता है मालूम है? दिखता तो है, किसको ज्यादा किसको कम तुरंत दिख जाएगा। मतलब समझो रिया इधर, डायग्राम एक मिनट वापस से थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं इसको। ये रिया 20, ये 10, ये 15, ये ज्योति, ये रिया, ये सान्या। अब मुझे बताओ ज्यादा या कम किसको है, वो तो दिख जाता है, लेकिन जब सवाल आता है एक्यूरेसी का, तो क्या आप सान्या को बता सकते हो कि एग्जैक्टली मार्क्स कितना मिला है ना? ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कहां पर होगा मालूम है? टैबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर। क्लियर है क्या? चलो बहुत इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन इसी के ऊपर है। ठीक है, चलो देखते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में, जरा देखते हैं। दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ और नंबर ऑफ पैरा। डेटा कैसा प्रेजेंट हो रहा है? पैराग्राफ और नंबर ऑफ पैरा। ओके, अब उसके बाद का ये सब स्टोरी को मैं इग्नोर कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल देके समझाया, इसको मैं ऐसा नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। उसके बाद यहां पर कुछ बोला है, मेरिट। मेरिट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मतलब दिस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मेरिट मतलब एडवांटेजेस। वेरी गुड। तो यहां पर कुछ एडवांटेजेस आ रहा है। सबसे पहला, टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने का एडवांटेज क्या है? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल है। पैराग्राफ में लिखना तो लिखते जाना है बस। टेबल बनाने के टाइम पे सोचना पड़ता है कॉलम का नाम क्या दूं, रो का नाम क्या दूं, कितने कॉलम कितने रो बनाओ, कितने कॉलम्स होने चाहिए। और यहां पर तो क्या पैराग्राफ में लिखना तो सिंपल लिखते जाओ। एंड इवन अ लेमैन कैन प्रेजेंट, लेमैन कैन प्रेजेंट द डेटा। ये लेमैन कौन होता है? लेमैन मतलब कौन सा आदमी है? लेस खाता है। लेमैन तो जिसको निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया, तो कौन है लेमैन? कौन है? हाँ, लेमैन का मतलब अच्छा नहीं मालूम किसी को लेमैन का मतलब? लेमैन मतलब कोई भी आम आदमी, कोई भी आम आदमी। आम आदमी मतलब मैंगो नहीं, बराबर, कॉमन मैन। ठीक है। And even a layman can present the data by this method. The observation with exact magnitude can be presented with the help of textual. With exact magnitude क्या बोला है? Exact 3.85 मिला है, तो टेबल फॉर्म अपना पैराग्राफ फॉर्म में एग्जैक्टली लिख सकते हैं इसको। ठीक है। फर्दर मोर दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी टेकन एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अदर मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। वो क्या बोलता है मालूम है क्या? आपको अगर कोई भी मोड में जाना है, टेबुलर मोड, डायग्रामेटिक मोड, आपको सबसे पहला ना एक पैराग्राफ दिया होगा तो जाके आप टेबल बनाओगे ना। पहला तो क्या आएगा? पैराग्राफ। तो ये ना दूसरे मोड का ना शुरुआत है। दूसरे मोड का क्या है? ये शुरुआत है। दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अदर मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रीफर्ड। नॉट मतलब डिसएडवांटेज का बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट,
पहले तो एडवांटेज में क्या बोला उसने? सिंप्लिसिटी बोला, आया ना? फिर नेक्स्ट क्या बोला है? ऑब्जर्वेशन विथ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंटेड। ऑब्जर्वेशन विथ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंटेड। और लास्ट में क्या बोला है? ऑफकोर्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या ये एकदम क्लियर? ओके, उसके बाद जरा इधर देखो, यहां पर क्या बात हुआ? यहां पर अच्छा अच्छा बात हुआ, तो यहां पर बुरा बुरा बात हुआ है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रिफर्ड बाय statistician simply because it is dull, monotonous, and comparison between different observation is not possible. For manifold classification, this method cannot be recommended. So disadvantage का कुछ बात किया है, डिसएडवांटेज का बात किया है, तो यहां पर लिखता हूं सर डिसएडवांटेज। जरा बताओ, आप लोग बताओ, जरा फ्रेम करो डिसएडवांटेज को। क्या बोला है? देखो देखो कैसे कैसे शब्द यूज किए इसके लिए। डल, मोनोटोनस, डल, मोनोटोनस, फिर कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। ओके डन। सो ये क्या हो गया? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नोट कर लो प्लीज। चलो 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 चलो, टेबल 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 वाला है इंपॉर्टेंट। टेबल प्रेजेंटेशन है इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखते जाओ आप। Tabulation may be defined as a systematic presentation of data with the help of statistical table having number of rows and columns and complete with reference number, title, description, row, blah 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 blah. Okay, बहुत अच्छा लगा देख के। A statistical table should be allotted a serial number along with a self-explanatory title. वो बोलता है कि एक टाइटल होना चाहिए टेबल को। मुझे बताओ, मैंने आपको एक टेबल बना के दे दिया बट उसके ऊपर टाइटल नहीं लिखा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस चीज का टेबल है वो। तो एक ऐसा टेबल दे दो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। जैसे एक टेबल के ऊपर लिख दिया परचेज रजिस्टर, तो मालूम पड़ेगा ये नीचे जो नंबर है वो क्या है? परचेज का। सेल्स रजिस्टर तो मालूम पड़ेगा, हाँ। कैश बुक तो मालूम पड़ेगा, हाँ सर कैश ट्रांजैक्शन है। तो वो बोलता है कि हर टेबल को क्या दे दो? एक टाइटल, और वो टाइटल कैसा होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या होता है? कि वो अपने आप में ही दो लोगों को देख के समझ में आए कि नीचे है क्या। ये है वो इंपॉर्टेंट पार्ट। एक मिनट, ये अच्छा मैडम लिख लो, पहले इनको लिख लो। रब हो गया तो नहीं नहीं, लिख लो रब हो गया तो नहीं होएगा ना। ओके रुक जाओ फिर। अब यहां पर ना उन्होंने ना यूनिट तो बनाया नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ना इधर एक टेबल बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, जरा एकदम ध्यान से। ईयर 2020 2019 प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ए बी से अच्छा ना। यहां पर ले लेता हूं मैं, चलो ना, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब इसके अंडर में, इसके अंडर में, इसके अंडर में, इसके अंडर में
कंपनी ए, कंपनी बी, 2019 2020। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, ये पर यूनिट लिख रहा हूं मैं, पीयू मतलब पर यूनिट, प्राइस क्वांटिटी। हर्ष, किसका याद आ रहा है? किसी का नहीं, सच्ची? ओके, देखो यहां पर सुन लो, ये है कॉलम, ये क्या हो गया फिर, ये क्या हो गया उसके अंदर के दो पार्ट, सब कॉलम। ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्या बोल दिया, यूनिट्स ऑफ, अच्छा पहले मैंने आपको नाम बता दिया। तो इधर देखो, जो अपर हेड सब हेड को लेके बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं उसको, कैप्शन। हेड, अपर हेड और सब हेड, क्या बोलते हैं उसको, कैप्शन। ओके, जरा इधर ध्यान से, कलर, कलर कोडिंग में जाओ। ऊपर का, ऊपर का पूरा पार्ट, क्या बोल दिया, ऊपर का पूरा पार्ट, पूरा ऊपर का साइड, जिसमें क्या क्या आ गया मालूम है ओ मैडम, जिसमें क्या क्या आ गया, हेड, सब हेड प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ गया, उसको बोला जाता है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड सर क्या आ गया बॉक्स हेड के अंदर, जरा वापस से बताओ एक बार। कैप्शन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया। क्या ये समझ पाए आप लोग? डन है, ओके। जो आपका टेबल का लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, इसको बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं इसको, स्टब्स। स्टब मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल, एंड यहां पर आप लोग ये नंबर्स लिखते हो, ये जो है इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ द टेबल। दिस इज योर मेन कंटेंट, दिस इज योर मेन कंटेंट। वापस से मैंने क्या क्या बताया मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कैप्शन। कैप्शन क्या है आपका, हेड एंड सब हेड्स। एक मिनट, ये बात भी लिख देता हूं यहां पर कहीं पर। कैप्शन इज योर हेड प्लस सब हेड। क्लियर है सबको, हेड प्लस सब हेड। बॉक्स हेड इज कैप्शन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टब, स्टब इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर टेबल, और बीच का जो मेन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। अब ये जो इंफॉर्मेशन जो लिखते हो ना आप लोग, बहुत बार आपको लिखना पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन कहां से उठाया विकिपीडिया से उठाया, इंटरनेट से उठाया, कोई वेबसाइट से उठाया। नीचे टेबल के नीचे लिखना पड़ता है सोर्स, कहां से ये उठाया, उसको बोलते हैं फुट नोट। क्या बोलते हैं उसको, तो इस टेबल के नीचे ऐसा सोर्स करके लिखा होता है,
और उसको हम लोग बोलते हैं फुट। समझ आया क्या? ओके ओके ओके, वापस से जरा, अब यहां पर ध्यान रहेगा आप लोगों का। टेबल अंडर कंसिडरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी। अभी एकदम आराम से, कैप्शन क्या है? अपर पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम। यहां से यहां तक डन है। तो कॉलम और सब कॉलम को जो डिफाइन करता है वो कौन है? कैप्शन। बॉक्स हेड क्या है? बॉक्स हेड क्या है? बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स कॉलम, सब कॉलम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट along with कैप्शन। क्या ये बात समझ आया सबको? नेक्स्ट, स्टब is the left part of the table। एक मिनट, डिस्क्राइबिंग द रो यहां तक ले ही लेते हैं। और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? लास्ट में है बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन्स द न्यूमेरिकल फिगर। क्या ये एकदम इजी हो गया? ये क्लियर, डन। इस पे क्वेश्चंस आता है, पहले ये आप लोग बना लो कहीं पे। Okay, so table should be well balanced in length and breadth. Okay, the data must be arranged in the table. So टेबल बनाने के लिए भी डेटा अरेंज होना चाहिए, ठीक है। दैट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फिगर्स आर पॉसिबल विदाउट मच लेबर एंड टाइम। फटाफट मालूम पड़ जाए। द डेटा शुड बी अरेंज इंटेलिजेंटली। नाउ डिस्क्राइबिंग द सोर्स, now describing the source of the data and bringing clarity and if necessary about any row or column known as footnote। कौन सा नोट? footnote। source of data कहां पर दिखाया जाएगा? footnote which is shown at bottom of the table, bottom of the table। डन है क्या? अब ना मैं आपको ना यहां पर ही ना कैप्शन, बॉक्स हेड समझा सकता था, बट प्रॉब्लम क्या था मालूम है? यहां पर ना यूनिट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली कॉलम और उसके सब कॉलम, तो ये क्या बन गया बोलो? कैप्शन। बट फिर बॉक्स हेड किसको बोलते हैं वो समझा नहीं पा रहा हूं मैं इस टेबल से, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। नहीं तो यहीं पर कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐसा बता देते थे ना कि अच्छा मेल, मेरे पास नंबर ऑफ मेल्स इतने और उनका सैलरी इतना, नंबर ऑफ मेल्स इतना, उसका सैलरी इतना, तो वो और एक अगर एडिशन आता था ना तो मालूम पड़ता था अच्छा ये बॉक्स हेड है। क्लियर क्या बात? ओके, डन 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 डन। ये देखो फुटनोट लिखा हुआ है इधर नीचे, ऐसा फुटनोट लिखते हैं, सोर्स फुटनोट, बट यहां से कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके, एक मिनट सॉरी, मैंने पूरा ज़्यादा काट दिया। यहाँ से यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ से। टैबुलेशन मेथड इज यूजुअली प्रिफर्ड टू टेक्सुअल, बट ऑब्वियसली बात है, हाँ या ना? वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? अरे टेबल वाला मेथड हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं देन टेक्स्ट। अरे टेक्स्ट फॉर्मेट में तो कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन टेबल में तो एटलीस्ट रीड कर सकते हो ना कि ईयर इतने में ये हुआ था, इतना हुआ था, ये हुआ था। ओके, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टैबुलेशन, एंड टैबुलेशन है ना इज मस्ट फॉर, मतलब आगे वाले के लिए ना टेबल बनाना जरूरी है, तो ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बन पाएगा। अच्छा, विदाउट टैबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। I'll repeat, tabulation is the best method, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मेथड आ रहा है? डायग्रामेटिक मेथड। अनदर ऑल्टरनेटिव एंड एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव डायग्राम है ना, डायग्राम में तो एट्रैक्टिव रहेगा ही रहेगा, तो यहां पर इस एट्रैक्टिव को आप भी अट्रैक्ट कर लो। एक मिनट, इसको देते हैं अलग कलर।
अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। और ये अट्रैक्टिव कैसे बनता है? चार्ट, डायग्राम, पिक्चर से। चार्ट प्रेजेंटेशन हुआ, बराबर ना, डायग्रामेटिक फॉर्म, पिक्चर फॉर्म, अट्रैक्टिव बन जाता है वो। अब मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल दिखाऊं, पहला वाला ऑर्गेनाइजेशन ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, बताओ 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 किसका सेल ज्यादा है? बी का। Unlike first two method of presentation of data, diagrammatic representation can be used for both educated and, क्यों मालूम है? अब ये सब रीड करने के लिए, टेक्सचुअल रीड करने के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए, क्या लिखा हुआ है समझने के। शायद टेबल भी समझने के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा कि क्या फिगर्स लिखा है क्या, बट डायग्राम तो कोई भी समझ सकता है। अगर उसको बता दिया कि देखो ये सेल्स है, तो वो ज्यादा भी अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो भी यूज कर सकता है। कौन सा मेथड? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दोनों के लिए काम आता है, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। फर्दर मोर, ओहो, इधर एनी हिडन ट्रेंड प्रेजेंट इन द गिवन डेटा कैन बी नोटिस्ड ओनली इन दिस मोड। ये एमसीक्यू में आता है। क्या एमसीक्यू में आता है सर? हिडन ट्रेंड। कोई भी हिडन ट्रेंड है ना, वो डायग्राम से मालूम पड़ जाता है, बट पैराग्राफ उस समय ढूंढना पड़ेगा। हावेवर कंपेयर टू टैबुलेशन इट इज लेस एक्यूरेट। क्या ये मैंने आप लोग को समझाया है? ये बोलो हाँ। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन? टेबल। कंपेयर टू टैबुलेशन डायग्रामेटिक इज लेस एक्यूरेट। सो इफ देर इज अ प्रायोरिटी ऑफ एक्यूरेसी, अगर तुमको चाहिए एक्यूरेसी तो क्या प्रिफर करोगे? टैबुलेशन। उन्होंने वही बोला, अगर आपको चाहिए एक्यूरेसी तो देर वी वुड रिकमेंड व्हाट? टैबुलेशन। तो यहां से कहानी यहां तक खत्म होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर? डन 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 डन, मार्क कर लो प्लीज। मार्क करो। और क्या करोगे? और क्या करोगे? एक मिनट। हाँ, 20 टैबुलेशन, स्टब, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हिडन, डायग्रामेटिक, चार्ट। ओके, 33। क्वेश्चन नंबर 20 से 33 भी आप लोगों को करना है। पहले ये कर लो, फिर क्वेश्चन 20 से 33 भी करना है। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन। बोलो बोलो। हाँ, इट्स डी। बस इस एक वर्ड के वजह से, रिलेटेड सीरीज। 2 और मोर सीरीज आर गिवन, हाँ सर, बट यहां पर रिलेटेड नहीं है, यहां पर क्या है? रिलेटेड है ये। ओके। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय सी, स्क्रूटिनी। क्या बात है। नेक्स्ट, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर 23। बेस्ट मेथड, बेस्ट टैबुलर। मोस्ट अट्रैक्टिव, सी। फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज डी। 26 स्टब। ओ डिस्क्राइबिंग रो की कॉलम, तो इट्स रो। अरे सर, रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं? सो रो, अच्छा इसको रो बोलते हैं कि कॉलम बोलते हैं? ये फर्स्ट और सेकंड, रो कौन सा है? हाँ, ये वाला क्या है? रो। नहीं, ये बोल रहे कि ये कॉलम है। अच्छा सर, एक मिनट, अपने एग्जाम्पल में आता है वो छोड़ो। यहां पर इसके ऊपर लिखा नहीं है मैंने, प्रोडक्ट।
क्वांटिटी पर यूनिट जो लिखा है ये क्या है आपका, रो की कॉलम, कॉलम्स। और ये ए और बी लिखा है ये क्या है आपका, तो क्या है स्टब, स्टब क्या डिफाइन करता है, रो की कॉलम, रो। क्लियर, तो जिसका जिसका गड़बड़ हुआ वो सही कर लो। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज known as box head. Very good. Unit of measurement in tabulation is shown in, बोलो बोलो बोलो, which of the following statement is untrue for tabulation, कि it facilitates comparison between row and not column, ओ गलत है। हिडन ट्रेंड कहां पर मिलता है ये हिडन ट्रेंड, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय डायग्राम चार्ट पिक्चर्स, वो था ना, वो तो लिखा हुआ ऑल ऑफ दिस। मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, बस इतना ही करना था आपको। चलो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। टाइप ऑफ डायग्राम, हम लोग ने क्या बोला, डायग्राम में भी प्रेजेंट किया जा सकता है डेटा, और उन्होंने बोला कि 3 टाइप के डायग्राम है। एक है कौन सा, लाइन डायग्राम, एक है लाइन डायग्राम, दूसरा बार डायग्राम, और तीसरा पाई चार्ट। ये पाई चार्ट तो सबको ही पता है, पाई चार्ट तो सबको ही पता है, एक एक करके करते हैं। लाइन डायग्राम कभी देखा है क्या, लाइन डायग्राम कभी देखा है, लाइन डायग्राम नहीं देखा है, दिखाता हूं मैं, देखा है आपने, कैसा दिखता है सर, लाइन बना तो हो गया, लाइन डायग्राम, ये देखो लाइन, लाइन डायग्राम, लाइन लाइन डायग्राम नहीं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। ओके, लाइन डायग्राम का और एक नाम क्या है, हिस्टोग्राम। अच्छा, मैं एक बार ना लाइन डायग्राम आपको थोड़ा बना के दिखाता हूं एक मिनट। सो लाइन डायग्राम में देखो क्या बोला है, व्हेन डेटा वेरी ओवर, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, पहले एक बार इधर का थ्योरी जरा देख लेते क्या बोला है। व्हेन डेटा वेरी ओवर टाइम वी टेक रिकोर्स टू लाइन डायग्राम, व्हेन डेटा वेरी, ठीक है। In a simple line diagram, we plot each pair of the value y representing the time series, ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है। The plotted points are then joined successively by line segment and resulting chart is known as line diagram। सर क्या करे, क्या क्या लिखा था, इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो, ठीक है। When time series exhibits a wide range of fluctuations, ओके, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। वी थिंक ऑफ लॉगरिथम और रेशियो चार्ट। सबसे पहले तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि लाइन डायग्राम बनता कैसे है। इधर देख लो, ईयर और सेल्स 2022, 2023, 2024, छोटा छोटा नंबर ले लेता हूं मैं, 500, 700, 1000। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो यहां पर आप ईयर ले लो, दो 2022, एक मिनट, ये दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा में, इसको जरा बड़ा कर देते हैं।
22, 23, 24, यहां पर लिख दिया मैंने ईयर, 500, 1000, 1500। अब इसको अगर मैं प्लॉट करने जाऊं, अब इसको अगर मैं प्लॉट करने जाऊं, 2022 में सेल्स कितने का था? 500। नेक्स्ट 2000, इधर, नेक्स्ट, ऐसा। सो एक लाइन बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लाइन डायग्राम। क्या बोला जाता है? लाइन डायग्राम। क्या ये एकदम क्लियर है? एकदम सिंपल है यहां पर। अब ना यहां पर उन्होंने क्या बोला है, प्लीज यहां पर ध्यान से समझो। अब मैं आपको ग्राफ नहीं सिखा रहा हूं। अगर टाइम सीरीज में ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, सर मतलब नहीं समझा, सुनो ना। कंपनी ने जब शुरू किया था ना सेल्स, तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का कर रहा था। नेक्स्ट ईयर है ना 100 करोड़ का टर्नओवर पहुंच गया। नेक्स्ट ईयर ना 500 करोड़, नेक्स्ट ईयर 2000 करोड़। अब ये 4 साल का मेरे को डेटा दिखाना है डायग्राम के फॉर्म में। तो आप खुद सोचो, ये वाई एक्सिस क्या 10 पेज का बनाऊं? नहीं। तो ये छोटा सा 1 पेज का बनेगा। तो कहां से नंबर देना शुरू करूं? 1 करोड़, 2 करोड़ लिखो क्या? नहीं, तो भी नहीं हो पाएगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा? 100 करोड़। 100 करोड़ भी लिखूंगा तो शायद बहुत लंबा लाइन जाएगा। तो आप इमेजिन कर रहे हो, ईयर 1 का सेल कितना बोला? 5 लाख। अरे वो 5 लाख को दिखाओ कैसे? वो समझ ही नहीं पाएगा। वो 5 लाख का भी सेल हुआ था, 1 करोड़ का सेल हुआ, तो दिख ही नहीं पाएगा उसके अंदर, वो तो छुप गया होगा। उन्होंने क्या बोला कि जब आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगा ना, तो आप क्या यूज करना? लॉगरिथम या रेशियो चार्ट। बस। सर ये कैसा बनाते? एग्जाम में नहीं है आपके। डन? ओके। वी यूज मल्टीपल लाइन चार्ट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज। सर मतलब ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ना, ये कंपनी ए का सेल्स है। अभी और एक बता रहा हूं आपको, कंपनी बी का सेल्स। एक मिनट यहां पर लिख दूं, ये सेल्स का डेटा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो। क्या समझा? क्या समझा आपको? एक मिनट, एक मिनट, जरा बताओ क्या समझा? 2022 में कौन जीता? एक मिनट मैं यहां पर लिखता हूं, ये है ए और ये है कंपनी बी। कौन जीता? कंपनी ए जीता कि कंपनी बी जीता? 2022 में कौन जीत गया? बी। अच्छा, 2023 में कौन जीता है? ए। उसका भी सेल का ग्रोथ तो हुआ है, बट दूसरे का ज्यादा है। और 24 पे कौन जीत गया है? बी। क्या आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग एक ही ड्राइंग में 2 कंपनी का बना सकते हैं? लेकिन आप खुद सोचो, अगर ये वाला डेटा सेल का होगा और ए का सैलरी का एक्सपेंस होगा, तो ये क्या हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं? नहीं। तो ये दोनों दिखाने के लिए क्या होना चाहिए मालूम है? रिलेटेड टाइम सीरीज का डेटा। एक तो 2022 का ही होना चाहिए और वो सेल्स का ही होना चाहिए। क्लियर? सो 2 और मोर रिलेटेड सीरीज, तब क्या बन सकता है? मल्टीपल लाइन चार्ट expressed in same unit and multiple axis chart in somewhat similar situation if the variable expressed in different units। तो multiple line chart भी बन सकता है। क्लियर है क्या ये? बस सर लाइन डायग्राम में और क्या क्या याद रखने? कुछ नहीं, बस इतना ही। प्लीज मार्क कर लो इसको। एक मिनट, एक मिनट लिखा दूं क्या थोड़ा सा? एक मिनट, एक मिनट लिखा भी देते सर, परंपरा पूरा कर लेते। आप लोग भी लिख लो मेरे साथ में। मल्टीपल लाइन चार्ट। क्या हो गया? एरो अच्छे से नहीं आ रहा, चलो ठीक है। मल्टीपल लाइन चार्ट, 2 और मोर series of same unit, 2 or more series of same unit, multiple
एक्सिस चार्ट, टू और मोर सीरीज ऑफ डिफरेंट, यस डिफरेंट यूनिट्स। अगर डिफरेंट यूनिट्स वर्ड मिल गया, डिफरेंट यूनिट्स सर, डिफरेंट यूनिट्स मतलब अरे अलग अलग है, एक सेल्स एक परचेज है। सो आपको एक्सिस भी अलग अलग रहेगा, बोलो हाँ या ना। एक में नहीं हो पाएगा, एक में नहीं हो पाएगा। वापस से ध्यान से, एकदम ध्यान से, क्या लिखा है दिख रहा है ना क्लियरली। मल्टीपल लाइन चार्ट मतलब मल्टीपल लाइंस कब बना सकते हो, सेम यूनिट। मल्टीपल लाइन कब बना सकते हो, सेम यूनिट। मल्टीपल एक्सेस कब बनेगा, डिफरेंट यूनिट। तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना आप लोग। ओके ओके, एक मिनट, इसको मैं कलर कर देता हूं थोड़ा सा अलग कलर से। नेक्स्ट इज व्हाट, बार डायग्राम। बार, और बार तो तुम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है, बार डायग्राम। ये देखो लाइन डायग्राम, लाइन चार्ट बनाया है इन्होंने। अच्छा, ये कौन सा है मालूम है आपको, बार डायग्राम, पूरा पूरा बार डायग्राम। बार डायग्राम से आप एनालिसिस तुरंत कर पाते हो। 2015 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 25 लैक्स, बराबर है हाँ या ना। अच्छा, जरा इस बार डायग्राम के बारे में पढ़ते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये वर्टिकल क्या होता है, एक मिनट, बनाया है तो दिखाता हूं, यहां पर नहीं बनाया तो यहां पर मैं बना के दिखाता हूं आपको, इधर देखो। अब इसी चीज को ना ऐसा भी बना सकते हैं, प्रॉफिट ईयर 2009 में ऐसा था, क्या हो गया 2010 में ऐसा था। क्लियर, क्या हो गया, ड्राइंग तो मेरा अच्छा ही है। ये क्लियर, ओके, तो दो है, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। अब यहां से ना एमसीक्यूज आ रहे हैं, जरा ध्यान से, हाँ एकदम। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, यहां से यहां तक। क्वालिटेटिव एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। और वर्टिकल बार डायग्राम क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज डेटा। क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज, पहले ये दोनों चीजों को मैं लिखना चाहूंगा, इधर देखो। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बोला तो यूज्ड फॉर, एक मिनट में हेडिंग, कॉमन हेडिंग ऐसा लिख देता हूं। ऐसा नहीं है कि जब हुआ हॉरिजॉन्टल यूज करना है करो, जब हुआ वर्टिकल। उन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल कब यूज करना है, जब डेटा कौन सा है, क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। दूसरा वर्टिकल बार डायग्राम कब यूज करना है आपको,
जब क्वांटिटेटिव डेटा है, याद रखना इस पे एमसीक्यूज है इसलिए मैं ये लिख रहा हूं ये बात, और टाइम सीरीज डेटा है। क्लियर? ओके। दूसरा, बार्स और रेक्टेंगुलर। बार मतलब इसको बार बोलते हैं, इधर 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 तुम लोग और कुछ बोलो। देखो ये है ना, इसको बार बोलते हैं। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और बार बार होते जा रहा है। तो ये बार के बीच में जो साइज है ना, साइज ये सेम रहता है। तो यहां पर देखो क्या बोला है, कहा गया, हाँ, बार दैट इज रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विथ एंड यूजुअली विथ वेरिंग लेंथ। मतलब इसका ये विथ है, विथ आप देख रहे हो, विथ चेंज हो रहा है कि सेम है? हाँ सेम। और इसका लेंथ, लेंथ लेंथ सेम है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहां पर ही मैं लिखता हूं, width of bar is same length of bar varies, लेंथ ऑफ बार वेरीज। अच्छा ओके। इधर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें ना मैं बोलूँ ना बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है इसी के अंदर। वापस है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेके बात हो गया, एक तो ये बार को लेके हो गया। अभी आगे देखो क्या बोला है, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम टू कंपेयर रिलेटेड सीरीज। सुनो, यहां पर ऑलरेडी एक बना हुआ है बार। एक मिनट, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूं, एक डायग्राम। सर तो एक्सिस के बाहर चले गया। टेंशन लो ही मत, टेंशन लो ही मत। ए भाई सरक जा जरा, इधर जगह किधर है? सरको सरको। ओके। क्या हो गया? कुछ तो हुआ है क्या? ये क्या कर दिया सर आपने? ये ग्रीन में जो है वो है कंपनी बी, और रेड में जो है वो है कंपनी ए, और ये डेटा सेल्स का है। फर्स्ट ईयर में सेल्स किसका ज्यादा है? ए का। सेकंड में बी का। थर्ड में सी बोल रहा है कोई, तो कौन सा है? ए। एक ए है, बी है और ए है। ओके, अब सुन लो ना, इसको कौन सा डायग्राम बोलते मालूम है? मल्टीपल बार। कितना बार दिख रहा है इधर आपको? मल्टीपल ज्यादा दिख रहा है। ओके, तो इसलिए क्या बोला गया यहां पर, एकदम ध्यान से, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार कब यूज होता है? टू कंपेयर, बोलो ना, टू कंपेयर रिलेटेड। ओके, इधर 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 इधर, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीसरा
मल्टीपल और किस लिए काम आता है ये? कंपेयर रिलेटेड सीरीज। कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर अप्लाइड फॉर रिप्रेजेंटिंग डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, इधर ध्यान से वापस से प्लीज। कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर अप्लाइड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। उसके आगे देखो क्या बोला है। फाइनली वी यूज डिवाइडेड बार चार्ट और परसेंटेज बार डायग्राम फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। यहां पर बोला गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल एंड ऑल्सो रिलेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स टू द होल। मतलब सुन लो। हाँ मैडम जाने दो, इग्नोर इग्नोर। इधर देखो। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि एक बार के अंदर ही ना और एक ये कौन खंबे जैसा खड़ा है बाजू में? अब सुन लो सर, ये क्या है? ये ब्लू ब्लू कलर में किया, ये क्या है? सुन लो, ब्लू ब्लू जो कलर में दिख रहा है ना आपको, सो ये है प्रोडक्ट ए और ये वाला जो है ना वो है प्रोडक्ट बी। तो एक तो इससे फायदा क्या होता है कि एक तो आपको ये साल में भी कंपेयर हो जाता है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कितना बिक रहा है। हाँ सर, ये मोटा मोटा इक्वली है, बट प्रोडक्ट ए थोड़ा सा कम बिका है बी के कंपैरिजन में। यहां पर तो सर देख के लगता है दोनों ऑलमोस्ट इक्वल बिका है। यहां पर सर ए थोड़ा ज्यादा बिक रहा है, ए थोड़ा ज्यादा बिक रहा है, और आपस में भी कंपेयर हो जाता है। एक तो खुद में भी कंपेयर होता है, आपस में भी कंपेयर होता है। आई रिपीट, खुद में भी कंपेयर हो जाता है और आपस में भी कंपेयर होता है। वापस से सेंटेंस को देखो। डिवाइडेड बार चार्ट, डिवाइडेड बार चार्ट और परसेंटेज बार डायग्राम for comparing different components of variable and also the relating of the components to the whole. It can relate to the component as a whole कि मैं अपने आप में कितना परसेंटेज हूं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, वो भी मालूम पड़ता है। कौन किसमें? डिवाइडेड बार चार्ट में। फॉर दिस सिचुएशन वी में यूज पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सर्कुलर। पाई चार्ट पाई डायग्राम भी यूज होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लियर? डन? ओके, प्लीज लिख लो, मार्क कर लो अब सब। चलो चलो चलो, सबका हो गया? लिख के मार्क करके। एक मिनट, वापस से लास्ट टाइम इधर देख लो। क्या आप लोगों को लाइन डायग्राम एकदम क्लियर? क्या आप लोगों को बार डायग्राम तो बहुत अच्छे से क्लियर? अब लास्ट क्या बचा है? पाई चार्ट। पाई चार्ट। अच्छा सुन लो ना, एक मिनट, एक एक डायग्राम से जरा देखते हैं हम लोग। इन लोग ने भी इतना मेहनत से डायग्राम बना के जब दिया है तो जरा देखते हैं ना क्या क्या है ये डायग्राम कौन सा है? बोलो ना। ओ गलत, मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल और मल्टीपल लाइन चार्ट कब बनाया जा सकता है? बोलो। जब दो सीरीज ऑफ सेम, एक मिनट सेम यूनिट को कट करो। ठीक है, मोर और ने, ठीक है,
टू और मोर रिलेटेड सीरीज, ठीक है, नहीं तो रहने दो, ऑफ सेम यूनिट रहने दो। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये कौन सा डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, दिस इज मल्टीपल बार डायग्राम, और आप लोग देखोगे ना मेरे जैसे ही बनाया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आने जा रहा है पाई चार्ट। सुन लो ना, इसमें कभी कभी है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, सुन लो सुन लो। ठीक है तबीयत, ओके गुड, वेरी गुड। मैं नया ही बनाता हूं, ए बी सी डी, चारों का सेल्स 100 100 100 100, टोटल सेल कितना, अरे वाह क्या सर्कल बना है, आहा। अब इधर देखो, कैन आई से ये कंपनी ए का सेल्स है, ये कंपनी बी का सेल्स है, ये कंपनी सी का सेल्स है, ये कंपनी डी का सेल्स है, सबका सेल्स कितना है, 100 100। अच्छा, ये पूरा सर्कल कितना डिग्री है, 360 डिग्री। बी का कितना डिग्री है, सर तो देख के समझ रहे हैं कितना, सी का भी 90, डी का भी 90, ये हाँ या ना। और आपको मालूम है ये जो 90 डिग्री आया ये कैसे आया मालूम है, इधर देखो। आपको कभी भी कोई भी चीज परसेंटेज में चाहिए तो क्या करते हो आप लोग, इनटू 100। जैसे कि आपको परसेंटेज निकालना है, आपका कितना मार्क्स कितना परसेंटेज मिला है, तो कैन आई से मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। यहां पर भी मुझे जब ए का डिग्री निकालना है, डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, 100 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 360, कितना आ जाएगा जरा चेक करो, 90 डिग्री। चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, सो इट विल बी 90 डिग्री। समझा कि नहीं समझा, क्लियर, ओके। डन। सो उसी तरीके से जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज करके मुझे बताओ हर एक के सामने कितना डिग्री आने वाला है, ये एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में। हर एक के सामने कितना लिखो डिग्री, जल्दी जल्दी। फर्स्ट का 53, सेकंड का 126 डिग्री, नेक्स्ट 1। मैडम आपका राउंडिंग ऑफ ना बहुत बेकार है, वेरी वेरी बैड, बट बोलते जाओ चलो। नेक्स्ट 50 50 राउंड फिगर। नेक्स्ट, हाँ 20, सबको ऐड करोगे ना तो 360 बनना चाहिए, बट नहीं बनेगा मैडम क्योंकि आपने बहुत कमाल का राउंड ऑफ किया है। तो एक मिनट, ये कर रहे कैसे, 80 प्लस 190 प्लस 160 प्लस 75 प्लस 35, तो सबसे पहला 540। सो आपको हर एक फिगर मिलेगा कैसे, 80 डिवाइडेड बाय टोटल विच इज 540 मल्टीप्लाई बाय 360। तो मैं करता हूँ 80 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 360, कितना आ रहा है 53.33। अब आप लोग देखोगे ना बार बार एक दो चीज रिपीट होगा, 360 और 540 रिपीट होगा, तो शॉर्टकट कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 540। किया किया क्या नहीं किया, मैं देख रहा हूं, किया हाँ कर लिया, इंटू 80 करो, कितना आया 53.33। अभी जैसा बताऊंगा बस वैसा करते जाओ, 190 इक्वल टू दबा दो, और बार बार इंटू वो सब करने का जरूरत ही नहीं। आ गया,
वेरी 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 गुड, ये पहले बताया भी है ना आप लोगों को। ओके, फिर 160 इक्वल टू दबा दो, बराबर 75 इक्वल टू दबा दो, और 35 इक्वल टू दबा दो। ये क्लियर हो गया क्या सबको? डन, वेरी गुड। टोटल कितना हो जाएगा? 360। ये डन है क्या? अब इसको डायग्राम में कैसा प्लॉट करते हैं ये तो आपको समझ जाएगा, डोंट वरी, आपको डायग्राम में प्लॉट करना नहीं आएगा एग्जाम में। आपको ये नहीं बोलेंगे कि पाई चार्ट बना के दिखाओ। ठीक है सर, ओके। यहां पर भी देखो दिया है वो, कुछ कुछ तो सर लिखा होगा पाई चार्ट के बारे में। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया पाई चार्ट के बारे में? ढूंढो ढूंढो, बार डायग्राम, कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दे देना बस। प्रैक्टिकली ना, जो आपका फर्स्ट पूरा एक पार्ट है ना, ये जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक यूनिट खत्म हो गया, अब दूसरा यूनिट शुरू होने जा रहा है। एक यूनिट खत्म हो गया, अब दूसरे यूनिट में क्या आएगा मालूम है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां से चालू होता है। यहां से थोड़ा थोड़ा यादें ताज़ा हो जाएंगी आपको सेंट्रल टेंडेंसी का, डिस्पर्शन का, जहां पर आपने कभी तो शायद से याद होगा तो पढ़ा होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या बोला जाता है? रेंज। आपको याद आ रहा होगा किसका? टैली मार्क्स का। आपको यहां पर रेंज कैसा निकाला जाता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो थोड़ा सा अब वापस से बैक टू मैथ्स आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जहां पर आपने देख कुछ किया होगा पहले। डन है क्या? ओके, चलो शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है? चलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सुन लेना ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का नंबर ऑफ डेटा, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ, उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ डेटा। इट क्या है? आपका नंबर ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफाइंड एज टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, ऊपर का सर कुछ नहीं पढ़ना है। व्हेन, सेकेंड पैराग्राफ में हूं मैं, व्हेन टैबुलेशन इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और अनग्रुप्ड और सिंपल फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप्ड और, सर क्या क्या नाम आ रहा है? इधर इधर इधर, पहले ये सब नाम से आप लोग यूज टू हो जाओ। वैसे तो आप लोग को नाम पता ही है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप्ड को किसको बोलते हैं? सिंपल फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप्ड किसको बोलते हैं? अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से है, मार्क्स जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसीज होता है। सर जिसको मिला ऑन 100 60 मार्क्स, ऐसे 3 स्टूडेंट थे। जिसको मिला 65 मार्क्स, ऐसे 4 थे। जिसको मिला 68 मार्क्स, ऐसे 3 थे। जिसको मिला 72, ऐसे 2 थे। ऐसा करके टोटल कितना आ गया? 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग थे। चलो, इसको क्या बोला जाता है? सिंपल फ्रीक्वेंसी। हाँ, 3 4 5 6 10 12। सो इसको क्या बोला जाता है? सिंपल फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर से
यहां पर दो टाइप होने वाला है, एक होगा सिंपल फ्रीक्वेंसी और दूसरा होगा आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कंटिन्यूअस, इधर इधर इधर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सी आई लिखो तो चलेगा। सी आई मतलब क्लास इंटरवल, मतलब यहां पर मार्क्स के ना रेंज दिए जाएंगे। 60 से 70 कितने लोगों को मिला, 70 टू 80, 80 टू 90। फ्रीक्वेंसी सर ये 4 लोगों को, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं, मैच मत करो लेफ्ट वाले डेटा के साथ। 4 3 3, तो ऐसा करके 10 लोगों को था जिसमें से ऐसे मार्क्स मिले हैं। ओके, जरा आप इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको ना दो डेटा समझा दिया, एक है सिंपल फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप्ड, और दूसरा कौन सा है, ग्रुप्ड। सिंपल फ्रीक्वेंसी नाम में ही है, फ्रीक्वेंसी कैसा है, सिंपल है। When tabulation is done in respect of discrete random variable, discrete random variable, discrete random variable, it is known as discrete distribution, ungrouped distribution या simple frequency distribution। ये एक हो गया। अच्छा, दूसरा, and in case the characteristics under consideration is a continuous variable, it is termed as grouped frequency distribution। अगर ये कंटिन्यूस रहा तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैब्यूलेशन इज डन नॉट अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू। क्या आप समझ पा रहे हो, टैब्यूलेशन इज डन नॉट अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू, कोई एक सिंगल वैल्यू के सामने नहीं है, बराबर है। एज इन केस ऑफ एट्रीब्यूट्स और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बट इट इज डन अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। अच्छा, आप फ्रीक्वेंसी देते हो किसके सामने, ग्रुप के सामने। ऐसा भी आ गया, अगर ग्रुप के सामने हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के सामने, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सामने। क्या ये एकदम क्लियर, डन, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन कार एक्सीडेंट इन दिल्ली ड्यूरिंग 12 मंथ्स इज एन एग्जांपल ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सर ये ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि ये अनग्रुप्ड है और ये ग्रुप्ड है, कब ग्रुप्ड यूज करते हैं कब अनग्रुप्ड यूज करते हैं, सुन लो, जब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज वेरी लेस। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी लेस। क्या, डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग ऑब्जर्वेशन, कैसा है, वेरी लेस। तो वो सिचुएशन के लिए क्या बेटर है, बोलो क्या बेटर है, वो सिचुएशन के लिए बेटर है सिंपल फ्रीक्वेंसी। लिखता हूं ये बात, और ये समझाता भी हूं क्या लिखा है मैंने। डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी लेस। एक बार है ना, मैं 20 लोगों के मार्क्स लिखता हूं, ठीक है, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। एक मिनट, इधर है ना ब्लैक कलर से लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो, ये 20 लोगों के मैं ना मार्क्स लिखने जा रहा हूं। एक को मिला 18 18 20 20 18 15 15 15 18
20, 15, 18, 22, 22, 18, 18, 15, 20, 22, 22। आप मुझे बताओ, आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाने में तकलीफ होगा क्या? सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाने में तकलीफ होगा क्या? क्योंकि एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर क्या क्या आएगा जरा बता सकते हो आप लोग मुझे? सर एक्स के जगह पर आ सकता है 15, मतलब ये मार्क्स है, किसी को 15 मार्क्स मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 20, किसी को 22। अच्छा और नहीं है क्या? नहीं। अच्छा 15 मिला, ऐसे कितने लोग हैं? तो बचपन में सिखाया जाता था, अगर आपको एक एक गिनना नहीं है तो टैली मार्क्स लगाते जाओ, टैली मार्क लगा 1 2 3, बट चलो ना अपन काउंट ही कर लेते फटाफट। 15 मार्क मिला, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। ओके 18 मार्क मिला, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। 20 मार्क मिला, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। और 22 मार्क्स मिला, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। जरा टोटल मारो, देखो कितना हो रहा है? 5 + 7 + 8, 20 हो गए। समझा कि नहीं समझा? आप सुनो और एक एग्जाम्पल। ये 18 है, 19 है, 20 है, 22 है, 24 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 44 है, 48 है, 50 है, 6 है, 7, ऐसा करके है। तो क्या लगता है सिंपल फ्रीक्वेंसी अच्छा है, हाँ या ना? क्यों नहीं अच्छा है? सर क्योंकि एक्स का कॉलम ना बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर क्या अच्छा है मालूम है? ग्रुप्ड, कि 10 से 15 मार्क कितने लोगों को मिला, 15 से 20 मार्क कितने लोगों को मिला, 20 से 25 कितने लोगों को मिला। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी, जो अलग अलग नंबर है ना वो बहुत ही कम है। अगर ये कम है तो कौन सा अच्छा है? सिंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जरा फिर से देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन दिल्ली, बहुत ज्यादा होगा कि कम होगा कार एक्सीडेंट्स? एक जनरल बात करें तो ऑफ कोर्स कम होगा ना, इतने भी बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने बोला है, इसलिए उन्होंने बोला है कि कौन सा वाला बेटर होता है? अनग्रुप्ड। लेकिन जब बोलेंगे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या बेटर है? ग्रुप्ड। समझा? ये लॉजिक से है। ये डन है क्या? ये क्लियर? चलो इतना लिख लो ना पहले आप लोग प्लीज, ये मार्किंग कर लो और ये लिख लो फटाफट। चलो ओके। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल, तो जरा देखो इधर कुछ बातें लिखी है, ये वही सब बातें जो आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन द डिफरेंस बिटवीन देम नोन एज रेंज। आहा क्या बोला है? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। Form a number of class depending on the number of isolated values assumed by a discrete variable. In case of a continuous variable, find the number of class interval using the relationship number of class interval into class length is range. ठीक है, जब तक क्लास लेंथ वगैरह बताऊंगा नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं है, आगे आएगा क्लास लेंथ क्या है। प्रेजेंट द क्लास और द क्लास इंटरवल इन अ टेबल नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अप्लाई टैली मार्क। ये प्रोसेस समझाया है कैसा क्या करते हैं। काउंट द टैली मार्क, अच्छा वेरी गुड, कर लेते हैं काउंट, बाद में कर लेना आप लोग आराम से घर पे बैठ के। वो ठीक है, वो आ जाएगा। यहां पर भी नेक्स्ट क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला है? टेकिंग क्लास लेंथ, एक क्लास लेंथ मतलब दो क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का होना चाहिए? अच्छा ये ना, ये ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में आया भी है, बट इट्स वेरी इजी ऑल्सो। क्या बोला उन्होंने? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
क्लास लेंथ कितना होना चाहिए 5 का। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस पूरे टेबल में, बोलो ना 40, और सबसे बड़ा 73। अभी सुन लो, शुरू करो 44 से, तो 5 49 आया ना। सो 49 5 कितना हो जाएगा 48। अच्छा, तो मैडम बोलते हैं कि सर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दो होता है, वो तो मैडम ने चालू किया 44 44। अब देखो दोनों मेथड है, मैं आपको समझा देता हूँ, चलो ना। +5 कर दो, 49 लो, +5 कर दो 54, 54 लो, +5 कर दो 59, 59 लो, +5 कर दो, क्लियर। ऐसा चलता है। तो डिफरेंस कितने का है क्लास इंटरवल। अच्छा एक मिनट, ये पूरा कर दूं, 64 और ये फिर 69, 69 और फिर कितने, प्लीज प्लीज ध्यान से, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने बने गिनो, 1 2 3 4 5 6। क्या ये समझ आ गया सबको, 6 बने हुए हैं। डन 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 डन, 6 क्लास इंटरवल बने हुए, ये भी प्लीज नोट कर लो, ये है आपका क्लास इंटरवल। ओके चलो, अभी क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मिड वैल्यू, क्यूमुलेटिव, नहीं नहीं डन डन, बंदी कर दो, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और फिर लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर का, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये 3 डायग्राम है, 1 2 3, और ये टॉपिक खत्म, क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम्स खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, डन, ओके।